टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है। हमने राष्ट्रीय आय की सभी विधियां देख ली हैं, तीनों विधियां, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लिए हैं राष्ट्रीय आय के। आज हम राष्ट्रीय आय का एक और बहुत बड़ा टॉपिक देखने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में किस तत्व को शामिल किया जाएगा और क्यों। अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा, अलग अलग बुक्स में क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे कि बताइए इस टॉपिक को या इस चीज को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा या घरेलू आय में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उन लगभग 88 प्रश्न मैंने चुने हैं, ऐसे कठिन प्रश्न, जिनका समाधान मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और इस वीडियो के बाद आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स थी कि किसे जोड़ा जाएगा और क्यों, वो सारी मैं समाधान कर दूंगा कारण सहित। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में क्या क्या शामिल हो सकता है। आइए देखते हैं इस न्यू सीरीज संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र की। पहला इसमें प्रश्न है रॉयल्टी से आय। कारण, रॉयल्टी से प्राप्त आय किराए के समान ही मानी जाती है और यह एक उत्पादक आय है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 2, पुरानी वस्तु बेचने से आय। पुरानी वस्तु बेचने से प्राप्त आय से वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए यह एक हस्तांतरण आय मानी जाएगी और इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाएगा। तीसरा पॉइंट, पुरानी वस्तु को बेचने में कमीशन। पुरानी वस्तुओं को बेचने पर होने वाला कमीशन उत्पादक सेवा के बदले में प्राप्त आय, इसलिए जितना भी प्रकार का कमीशन है वो सब राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 4, घर के लिए कार की खरीद। घर के लिए कार खरीदना निजी अंतिम उपभोग व्यय है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 5, उत्पादक इकाई द्वारा कच्चे माल की खरीद। उत्पादक इकाई द्वारा कच्चे माल की खरीद राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी, क्योंकि कच्चा माल एक मध्यवर्ती वस्तु है और मध्यवर्ती वस्तुओं को कभी भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाता है। 6, सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति पर खर्च। सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति बिना किसी उत्पादक सेवा के प्रदान की गई है, अतः यह एक हस्तांतरण भुगतान है जिसे सरकार ने विद्यार्थियों को किया है और इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 7, पुराने घर की बिक्री से आय। पुराने घर को बेचने से प्राप्त आय से वर्तमान में किसी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि नहीं हुई है, इस कारण यह एक हस्तांतरण आय है और इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। 8, मालिक द्वारा प्रयोग की जा रही घर की सेवाएं। मालिक द्वारा प्रयोग की जा रही घर की सेवाएं उत्पादन कार्य में प्रयुक्त है तथा मिश्रित आय के अंतर्गत इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। आपने आय विधि पढ़ी होगी, उसमें स्वनियोजित मिश्रित आय थी, तो इस कारण से इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 9, पुराने घर की खरीद पर किया गया खर्च। पुराने घर को खरीदने पर किए गए खर्च से वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं हुई है, अतः यह एक हस्तांतरण भुगतान है और इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 10, शेयर्स की बिक्री पर कमीशन। शेयर्स की बिक्री पर प्राप्त होने वाला कमीशन राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह एजेंट की उत्पादक सेवाओं के बदले में प्राप्त आय है। तो जितना भी प्रकार का कोई कमीशन होता है उन सबको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, भले ही पुरानी वस्तुओं को बेचने से हुआ हो या शेयर्स को बेचने से हुआ हो या किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि हुई हो और उसके मध्य अगर कोई कमीशन मिला है तो उस सब कमीशन को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। नंबर 11, शेयर्स की बिक्री से होने वाली आय। शेयर्स को बेचने से प्राप्त आय से वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं हुई है, अतः यह एक हस्तांतरण आय है और इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाएगा। आपने ध्यान दिया, यहां जो कमीशन हुआ था शेयर्स की बिक्री पर उसे तो हमने जोड़ा है, लेकिन शेयर्स की बिक्री से होने वाली आय को हम राष्ट्रीय आय में जोड़े नहीं चाहते, हम जोड़ते नहीं है राष्ट्रीय आय में। ठीक है। 12, भिखारियों को दिया गया खाना। भिखारियों को दिया गया खाना
बिना किसी उत्पादक क्रिया के दिया गया है। जो भी भिखारियों को खाना दिया जाता है वो बिना उत्पादक क्रिया के दिया जाता है, इसलिए यह राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाएगा। नंबर 13, नियोजक द्वारा प्रोविडेंट फंड में किया गया अंशदान। नियोजक द्वारा यानी कि एम्प्लॉयर द्वारा प्रोविडेंट फंड में किया गया अंशदान राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, क्योंकि यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अंग है। हमने कर्मचारियों का पारिश्रमिक पढ़ा था आय विधि के अंतर्गत। आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, प्रथम विधि, द्वितीय विधि, तृतीय विधि, तो उसमें आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। नंबर 14, कर्मचारी द्वारा प्रोविडेंट फंड में किया गया अंशदान। यह अंशदान कर्मचारी ने अपने वेतन और मजदूरी में से ही दिया है, जिसे पहले से ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जा चुका है। अतः कर्मचारी द्वारा प्रोविडेंट फंड में किया गया अंशदान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। नंबर 15, किसान द्वारा स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन। किसान द्वारा स्वयं उपभोग के लिए किए गए उत्पादन को जीवन निर्वाह खेती मानकर राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इससे अंतिम वस्तुओं के प्रवाह में वृद्धि हुई है। नंबर 16, किचन गार्डन में उगाई गई सब्जियां। परिवार द्वारा स्वयं उपभोग के लिए उगाई गई सब्जियां लीजर टाइम एक्टिविटीज मानी जाती है, अर्थात अवकाश बिताने के समय जो हम एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम लीजर टाइम एक्टिविटीज करते हैं। जैसे हमने हमारे घर के बाहर उगा ली सब्जियां, है ना, तो ये आर्थिक क्रियाएं नहीं है। क्यों? आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो धन प्राप्ति के लिए की जाए। तो यहाँ परिवार का उद्देश्य धन प्राप्ति के लिए कोई क्रिया नहीं की गई है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 17, तस्करी द्वारा आय। तस्करी से आय एक गैर कानूनी आय है और राष्ट्रीय आय की अवधारणा में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी आय को शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 18, कर्मचारियों को दिया गया मुफ्त भोजन। कर्मचारियों को दिया गया मुफ्त भोजन अनुषंगी लाभ है और इसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक का अंग मानकर राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 19, लॉटरी लगने से प्राप्त आय। लॉटरी लगने से प्राप्त होने वाली आय आकस्मिक लाभ है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वर्तमान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह एक हस्तांतरण आय है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 20, लॉटरी टिकट बेचने से होने वाला कमीशन। कारण, लॉटरी टिकट बेचने से प्राप्त होने वाला कमीशन उत्पादक सेवा के बदले में प्राप्त आय है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 21, कर्मचारियों को दिए गए मुफ्त कपड़े। कारण, कर्मचारियों को दिए गए मुफ्त कपड़े अनुषंगी लाभ है और इसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक का अंग मानकर राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 22, पुरानी कार के डीलर को दिया गया कमीशन। कारण, पुरानी कार के डीलर को दिया गया कमीशन उत्पादक सेवा के बदले में प्राप्त होने वाली आय है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 23, घर के बगीचे में उगी हुई सब्जियां। कारण, परिवार द्वारा स्वयं उपभोग के लिए उगाई गई सब्जियां लीजर टाइम एक्टिविटीज है, अवकाश के समय बिताई जाने वाली एक्टिविटीज है और ये आर्थिक क्रियाएं नहीं कहलाती हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाएगा। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो धन प्राप्ति के लिए की जाती हैं। नंबर 24, शेयर्स खरीदने में किया गया खर्च। शेयर्स खरीदने में किए गए खर्च से वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं हुई है, अतः यह एक हस्तांतरण भुगतान है और इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 25, मालिकों द्वारा दिया गया जीवन बीमा प्रीमियम। कारण, मालिकों द्वारा दिया गया जीवन बीमा प्रीमियम नियोजक का या एम्प्लॉयर का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान माना जाता है और इसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक मानकर राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 26, फर्म को विज्ञापन से प्राप्त आय। कारण, विज्ञापन कंपनी ने उत्पादक सेवाएं प्रदान की है, अतः फर्म को विज्ञापन से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्म को विज्ञापन से अगर कोई आय प्राप्त हो रही है तो उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई फर्म विज्ञापन पर व्यय कर रही है तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस फर्म का मध्यवर्ती व्यय बन जाएगा। तो यहाँ आय दृष्टिकोण है, इसलिए हम इसे शामिल कर रहे हैं। अगर यहाँ व्यय का दृष्टिकोण होता तो वो मध्यवर्ती व्यय बन जाता और उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते।
नंबर 27, एक मेज बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी का मूल्य। कारण मेज बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी एक मध्यवर्ती वस्तु है और मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य कभी भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। 28, भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए खरीदी गई वस्तुएं। कारण भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को बिना किसी उत्पादक क्रिया के ये वस्तुएं प्रदान की गई हैं, अतः यह हस्तांतरण भुगतान है और इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। 29, कोरोना काल में लोगों को दी गई राहत सामग्री। कारण कोरोना काल में लोगों को दी गई राहत सामग्री बिना किसी उत्पादक क्रिया के ये वस्तुएं प्रदान की गई हैं, अतः यह हस्तांतरण भुगतान है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 30, एक फैक्ट्री द्वारा खरीदी गई मशीन की कीमत। कारण फैक्ट्री द्वारा खरीदी गई मशीन की कीमत एक फर्म का उत्पादक व्यय है या उत्पादन का खर्च है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। 31, कर्मचारी द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में अंशदान। कारण यह अंशदान कर्मचारी ने अपने वेतन और मजदूरी में से दिया है, जिसे पहले ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जा चुका है, अतः कर्मचारी द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में किया गया अंशदान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। नंबर 32, नियोक्ता द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में अंशदान। कारण नियोजक द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में किया गया अंशदान राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, क्योंकि यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अंग है। नंबर 33, किसान द्वारा कृषि कार्य के लिए खरीदा गया ट्रैक्टर। कारण किसान द्वारा ट्रैक्टर उत्पादन कार्य के लिए खरीदा गया है और यह निवेश का अंग है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 34, किसान द्वारा खरीदा गया पानी का पंप। कारण किसान द्वारा पानी का पंप खरीदना उत्पादन कार्य के लिए खरीदा गया है और यह निवेश का अंग है, इसलिए इसे भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 35, दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दिया गया मुआवजा। कारण दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राप्त मुआवजा बिना किसी उत्पादक क्रिया के प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 36, शेयर्स पर प्राप्त लाभांश। कारण शेयर्स पर प्राप्त लाभांश से वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं हुई है, यह एक हस्तांतरण आय है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 37, नया पुल बनाने के लिए सरकार द्वारा किया गया खर्च। कारण नया पुल बनाने में सरकार द्वारा जो खर्च किया गया है उससे अर्थव्यवस्था में निवेश हुआ है और इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 38, परिवार द्वारा भिखारियों को भोजन कराने में किया गया खर्च। कारण परिवार द्वारा भिखारियों को भोजन कराने में जो खर्च किया गया है वह हस्तांतरण भुगतान है, जो भिखारी ने इसके लिए किसी प्रकार का कोई उत्पादक कार्य नहीं किया है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाएगा। नंबर 39, भूमि बेचने से प्राप्त आय। कारण भूमि बेचने से प्राप्त आय हस्तांतरण आय है, क्योंकि इससे वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए इसे भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाएगा। नंबर 40, विदेश में काम कर रहे कर्मचारी से परिवार को प्राप्त आय। कारण विदेश में काम कर रहे कर्मचारी से प्राप्त आय को हस्तांतरण आय माना जाता है, इसलिए आपका कोई अगर विदेश में कर्मचारी काम कर रहा है और वो अपने परिवार को पेमेंट भेज रहा है तो वो हस्तांतरण आय है और उसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 41, डॉक्टर द्वारा अपने बच्चे का इलाज करना। कारण डॉक्टर द्वारा अपने बच्चे का इलाज करना स्व उपभोग सेवाएं मानी जाती हैं और स्व उपभोग सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। 42, देश की रक्षा पर सरकारी खर्च। कारण सरकार द्वारा रक्षा पर किया गया खर्च निवेश का अंग माना जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 43, सरकार से छात्रवृत्ति की प्राप्ति। कारण सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करना हस्तांतरण भुगतान है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार की छात्रों के द्वारा उत्पादक क्रिया नहीं की गई है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। 44, नया घर बनाने पर किया गया खर्च। कारण नया घर बनाने पर खर्च करने से
अर्थव्यवस्था में निवेश हुआ है और इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। नंबर 45, गृहिणी की सेवाएं। कारण, गृहिणी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं स्वयं उपभोग हेतु सेवाएं मानी जाती हैं और इन्हें राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। नंबर 46, एक कंपनी के नए शेयर्स की बिक्री। कारण, कंपनी के नए शेयरों की बिक्री हो या पुराने शेयर्स की बिक्री हो, दोनों ही स्थिति में इनसे प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इनसे वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। नंबर 47, व्यापारी के पास रखे माल के मूल्य में वृद्धि। कारण, व्यापारी के पास रखे हुए माल के स्टॉक के मूल्य में वृद्धि होने से वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। नंबर 48, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। कारण, सरकार द्वारा अनुत्पादक कार्यों के लिए जो ऋण लिया जाता है उस पर मिलने वाले ब्याज को ही राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज कहते हैं और यह अनुत्पादक होने के कारण इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। जो भी अनुत्पादक ऋण लिया जाता है और उस पर जो ब्याज मिलता है उसे हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं। नंबर 49, सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय। कारण, सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, क्योंकि इससे वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं हुई है। नंबर 50, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय। कारण, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, क्योंकि इससे वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 51, अध्यापक द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना। कारण, अध्यापक द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं स्वयं उपभोग हेतु सेवाएं मानी जाती हैं और किसी भी प्रकार की स्वयं उपभोग हेतु सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। नंबर 52, भारत में स्थित विदेशी दूतावासों को किराए पर दी गई इमारतों के किराए से प्राप्त होने वाली आय। ध्यान देना इस बात को। कारण क्या है इसका? भारत में स्थित इमारत को विदेशी दूतावास के लिए किराए पर देना साधन आय का अंग है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 53, अस्थायी लाभ। कारण, अस्थायी लाभ अचानक से होने वाले लाभ होते हैं और इन्हें राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। नंबर 54, कर्मचारियों को दी गई मुफ्त चिकित्सा सेवाएं। कारण, कर्मचारियों को मुफ्त दी जाने वाली चिकित्सा सेवाएं अनुषंगी लाभ है और यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अंग मानकर राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएंगी। नंबर 55, स्कूल के कर्मचारियों को दिया गया बोनस। कारण, कर्मचारियों को दिया जाने वाला बोनस अनुषंगी लाभ है और यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अंग मानकर राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 56, विदेश से प्राप्त उपहार। कारण, विदेश से प्राप्त उपहार हस्तांतरण आय है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 57, स्कूल को भुगतान की गई छात्रा की फीस। कारण, छात्रा द्वारा स्कूल को दी गई फीस निजी अंतिम उपभोग व्यय मानकर राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी। 58, स्कूल द्वारा अध्यापकों को भुगतान किया गया गृह किराया निवास भत्ता HRA। कारण, कर्मचारियों को दिया जाने वाला HRA अनुषंगी लाभ है और यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अंग मानकर राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। 59, निजी क्षेत्र के मालिक को सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म की बिक्री से सरकार द्वारा प्राप्त धन। कारण, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेकंड हैंड माल की बिक्री से प्राप्तियां पहले से मौजूद वस्तु के हस्तांतरण के आधार पर है। फर्म का मालिकाना हक केवल कागजों में परिवर्तित हुआ है, बाकी अर्थव्यवस्था में यह केवल हस्तांतरण आय है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 60, स्वयं उपभोग के लिए की जाने वाली सेवाएं। कारण, स्वयं उपभोग के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इन सेवाओं का उद्देश्य आय प्राप्ति नहीं होता है।
यदि एक अध्यापक अपने बच्चे को पढ़ाता है तो यह क्रिया राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगी, लेकिन यदि वही अध्यापक किसी अन्य बच्चे को आय प्राप्ति के लिए पढ़ाता है तो उससे प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 61, विदेशी पर्यटकों द्वारा खरीदारी। कारण, विदेशी पर्यटकों द्वारा की गई खरीदारी निर्यात के समान है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 62, भारत में विदेशी बैंक की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ। कारण, भारत में स्थित विदेशी बैंक की शाखा द्वारा अर्जित लाभ भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी, क्योंकि यह विदेशों को दी गई साधन आय है, बल्कि इसे भारत की राष्ट्रीय आय में से एनएफआईए के तहत घटाया और जाएगा। आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 62वां पॉइंट। नंबर 63, भारत में विदेशी बैंक की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ। कारण, भारत में स्थित विदेशी बैंक की शाखा द्वारा अर्जित लाभ भारत की घरेलू आय में शामिल होगा, क्योंकि यह बैंक भारत की घरेलू सीमा में स्थित है। नंबर 64, एसबीआई बैंक की विदेश में स्थित शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ। इसका कारण देखिए, एसबीआई बैंक की शाखा विदेश में स्थित है, इसलिए यह भारत की घरेलू सीमा का अंग नहीं है, इस कारण इसका लाभ घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 65, एसबीआई बैंक की विदेश में स्थित शाखा द्वारा अर्जित लाभ। कारण, एसबीआई बैंक की विदेश में स्थित शाखा द्वारा अर्जित लाभ एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के तहत भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। ध्यान दे, ये राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा एनएफआईए के तहत, लेकिन घरेलू आय में नहीं जोड़ा जा रहा है। देखिए ऊपर, ठीक है। नंबर 66, भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास में कार्यरत भारतीय, जापानी, रूसी तथा अमेरिकी को दिया गया वेतन। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझना है, बहुत गंभीर टॉपिक है ये। कारण देखिए इसका, दूतावास अमेरिका का है, इसलिए उसमें काम करने वाले चाहे भारतीय हों, जापानी हों, रूसी हों या अमेरिकी हों, उन सबको दिया गया वेतन अमेरिका की घरेलू आय में शामिल होगा, क्योंकि दूतावास अमेरिका का है। लेकिन उसमें कार्यरत भारतीयों को दिया गया वेतन एनएफआईए के तहत भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, और जापानी को दिया गया वेतन एनएफआईए के तहत जापान की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, और रूसी को दिया गया वेतन एनएफआईए के तहत रूस की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, और भारतीय, जापानी और रूसी को दिया गया वेतन अमेरिका की राष्ट्रीय आय में से एनएफआईए के तहत घटाया जाएगा। क्यों घटाया जाएगा? क्योंकि घरेलू आय के तहत जोड़ लिया गया था, इसलिए अब वापस से उसको यहां घटाया जा रहा है। नंबर 67, एक फर्म द्वारा वकील की सेवाएं लेने पर उसको फीस का भुगतान। कारण, एक फर्म द्वारा अन्य फर्मों से सेवाएं खरीदना मध्यवर्ती उपभोग व्यय माना जाता है, अतः एक फर्म द्वारा वकील की सेवाएं लेने पर उसको किया गया फीस का भुगतान फर्म का मध्यवर्ती लागत है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 68, बैंक से लिए गए कार ऋण पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया ब्याज भुगतान। कारण, व्यक्ति द्वारा बैंक से कार के लिए जो ऋण लिया गया है वह उत्पादन कार्य के लिए नहीं लिया गया है, इसलिए उस पर दिए गए ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। जब तक कोई ऋण उत्पादन कार्य के लिए नहीं लिया जाएगा तब तक उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 69, फर्म द्वारा अपने प्रयोग के लिए कार खरीदने पर किया गया खर्च। कारण, फर्म द्वारा अपने प्रयोग के लिए कार खरीदने पर जो खर्च किया जाता है वह निवेश व्यय है, और निवेश व्यय होने के कारण यह उत्पादन प्रक्रिया में स्थायी निवेश है, और इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 70, सरकार द्वारा पुलिस सेवाएं देने पर व्यय। कारण, सरकार द्वारा पुलिस की सेवाएं देने पर जो खर्च किया जाता है वह सरकारी अंतिम उपभोग व्यय माना जाएगा और उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 71, बैंक को फर्म द्वारा किया गया ब्याज भुगतान। कारण, ऐसा माना जाता है कि फर्म जो ऋण लेती है वह उत्पादन कार्य के लिए लेती है, इसलिए फर्म द्वारा बैंक को किया गया ब्याज भुगतान राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। नंबर 72, बैंक द्वारा
व्यक्ति को उसकी जमा पर दिया गया ब्याज। कारण ऐसा माना जाता है कि बैंक के पास जो जमा आती है वह उसका प्रयोग उत्पादन कार्य में करता है। इस कारण बैंक द्वारा व्यक्ति को जमा पर दिया जाने वाला ब्याज राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। नंबर 73, बैंक को व्यक्ति द्वारा दिया गया ब्याज भुगतान। कारण ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति या परिवार उत्पादन कार्य के लिए ऋण नहीं लेते हैं, इसलिए व्यक्ति द्वारा बैंक को जो दिया गया ब्याज है वो राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। नंबर 74, एक नए घर का निर्माण। कारण इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह निवेश या पूंजी निर्माण का हिस्सा है और इससे अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। 75, नई दिल्ली के एक होटल में एक विदेशी पर्यटक द्वारा खरीदा गया भोजन। कारण विदेशी पर्यटकों द्वारा खरीद निर्यात है और इसलिए वे व्यय पद्धति के माध्यम से राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। नंबर 76, पुलिस वाहनों में पेट्रोल का इस्तेमाल। कारण इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इस मामले में पेट्रोल एक मध्यवर्ती वस्तु है। इसका उपयोग अंतिम उत्पाद पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था के रखरखाव में किया गया है, इसलिए इसे मध्यवर्ती व्यय माना जाएगा और इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 77, कमीशन। जितने भी प्रकार के कमीशन होते हैं वह सभी साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। नंबर 78, एक उत्पादन इकाई द्वारा कच्चे माल की खरीद। कारण इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि यह मध्यवर्ती उपभोग व्यय का हिस्सा है। नंबर 79, एक स्वनियोजित चिकित्सक की कमाई जिसका अपने स्वयं के निवास पर एक क्लिनिक है। कारण इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह स्वनियोजितों की मिश्रित आय है। 80, आयकर। कारण इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि यह परिवार की आय का एक हिस्सा है और परिवार से सरकार को हस्तांतरण भुगतान है। इसे कर्मचारियों के पारिश्रमिक में से ही चुकाया गया है जो कि पहले ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जा चुका है। नंबर 81, निगम कर। कारण इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसे पहले ही प्रचालन अधिशेष का अंग मानकर राष्ट्रीय आय में जोड़ा जा चुका है। नंबर 82, भारत में विदेशी दूतावासों में कार्यरत भारतीयों को प्राप्त आय। कारण ये भारत के सामान्य निवासी माने जाएंगे, इन्हें NFIA के तहत भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 83, नेपाल और बांग्लादेश में भारतीय दूतावासों में कार्यरत विदेशी लोगों को आय। कारण नेपाल और बांग्लादेश में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्यरत विदेशी लोगों की आय भारत की घरेलू आय में जुड़ेगी क्योंकि दूतावास भारत का है, लेकिन राष्ट्रीय आय में से NFIA के तहत विदेशों को कारक आय मानकर वापस घटाई जाएगी। ये भारत के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। नंबर 84, भारत में स्थित विश्व बैंक के कार्यालय में कार्यरत विदेशी लोगों को प्राप्त आय। कारण ये भारत के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 85, फर्म द्वारा बिजली का उपभोग। कारण यह फर्म का मध्यवर्ती व्यय है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाएगा। नंबर 86, अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज। कारण यह सरकारी अंतिम उपभोग व्यय मानकर राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 87, फर्म द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए खरीदा गया फ्रिज। कारण यह फर्म का निजी उपभोग व्यय है, इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। और यह निवेश व्यय भी हो सकता है कि अगर फ्रिज को निवेश के काम में लिया गया है, जैसे कोई दुकान है, मान लीजिए वो कोल्ड ड्रिंक्स रखती है, तो ये फ्रिज एक निवेश व्यय के रूप में बन जाएगा। नंबर 88, फर्म द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस देने पर किया गया खर्च। कारण यह फर्म का मध्यवर्ती व्यय है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। उम्मीद है आपको ये मेरे 88 पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सा तत्व हमने राष्ट्रीय आय में क्यों जोड़ा है
और कौन सा तत्व हमने घरेलू आय में क्यों जोड़ा है। आपकी जितने भी प्रकार के कंफ्यूजन्स थे कि किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए और किसे घरेलू आय में जोड़ा जाए, वो मैंने दूर करने में सफलता प्राप्त की होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।